चलेगी। हेलो एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको सुनाई दे रहा है? अभी चलेगी यार, डोंट वरी। वो एक 30 सेकंड का ना डिले लेता है लाइव में, और उस पे आने में, यूट्यूब पे आने में ना 30 सेकंड का एक डिले चलता है। वो यूट्यूब की तरफ से उसको नहीं छेड़ सकते हैं। देखो चल गई। हाय, गुड मॉर्निंग ऋचा वर्मा, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, इंट्रोडक्शन से। मैं योगेश कटारिया यूट्यूब पर इंग्लिश की क्लासेस चलाता हूँ यार। मेरा अपना ऑफलाइन सेंटर है गुड़गांव में, और जैसे कि कोविड चल रहा है तो अपने स्टूडेंट्स के लिए और फिर उनके साथ साथ सबके लिए मैं लेके आ गया हूँ ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मैं सबको सुनाई दे रहा हूँ? हाय, सबको सुनाई दे रहा हूँ यार मैं? एक्चुअल में वही सेकंड्स के डिले की वजह, इसलिए मेरी बात आपको थोड़ा सा लेट सुनाई देगी और आपके मैसेजेस मुझे थोड़ा सा लेट दिखाई देंगे। बट कोई नहीं, ये यूट्यूब है, इतना हमें एडजस्ट करना होगा। अभी हम फेस टू फेस नहीं है। गुड मॉर्निंग नवीन कुमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऋचा वर्मा, हाय नितिन। बस क्लास अच्छे से चलनी चाहिए, बाकी मैं देख लूँगा। बहुत बढ़िया। अरे चैट को लार्ज करने का ऑप्शन नहीं कुछ होता क्या? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सो यार, ये जो हम जो आज से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ना बेटा, जो भी हम आज से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली कई क्लासेस एक्चुअल में इंग्लिश है। इंग्लिश हर एग्जाम की कॉमन होती है। जब इंग्लिश हर एग्जाम की कॉमन होती है, बच्चे के माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में ये आसानी से डाला जा सकता है कि सीडीएस की इंग्लिश अलग होगी, एयरफोर्स की इंग्लिश अलग होगी, या फिर डी ट्रिपल एस बी की इंग्लिश अलग होगी। अभी मैं डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम दिया था, टीजीटी का, और आप लोगों की दुआ से मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ उसमें। ठीक है, तो उसमें जो हमारा टीजीटी का इंग्लिश का एग्जाम था, सेम ही इंग्लिश थी जो एयरफोर्स के एग्जाम में होती है। मैं आपको ये बता दूं, ये जो इंग्लिश ग्रामर है ना, ये जो इंग्लिश ग्रामर है, ये चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी इंग्लिश ये वाला एग्जाम हो, या फिर आप कह लीजिए एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी में कोई सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, या फिर आप कह लीजिए एयरफोर्स हो, एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, सब में सेम होती है इंग्लिश बेटा। सब में सेम होती है, बस मार्क्स का डिफरेंस होता है कि किसी में ये 100 मार्क्स की होती है, किसी में 20 मार्क्स की होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश सब में सेम होती है, इसलिए हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम अपना, पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं। ये सारे एग्जाम्स, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आ रही है तो ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, बिना हिचक के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप इन क्लासेस को अटेंड कीजिए। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और इसीलिए मैंने आज से ही स्टार्ट किया, क्योंकि आज एक बड़ा अच्छा दिन है मकर संक्रांति का, इसीलिए मैंने आज से ही स्टार्ट किया है। तो आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहले सिलेबस ही बता देता हूं। आपका जो टोटल सिलेबस है 150 आवर्स में जाएगा, लगभग 150 आवर्स का होगा, जिसमें ये मान लीजिए 60 आवर्स आपके ग्रामर के होंगे, और 40 आवर्स आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स इनके होंगे, और आपके 50 आवर्स की वोकेबलरी होगी। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम खुले में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है,
आपकी जो क्लासेस है बेटा, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस डेली 9:30 to 10:30 ये चलेंगी आपकी मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलेंगी एंड वोकेबुलरी क्लासेस आपकी डेली शाम को 5 से 6 PM सेम मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, जिस भी किसी बात में डाउट हो तो आराम से पूछते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछ सकते हैं, अपने पास टाइम है। 9 अप्रैल तक हम सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज भी होंगी। ठीक है, हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ये चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। जब तक ये नहीं पता होगा क्या पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे तब तक टारगेटेड स्टडी नहीं होती। बहुत सारी किताबें पढ़ने नहीं पढ़नी होती, हमें कुछ पार्ट पढ़ना होता है एग्जाम सिलेक्शन के लिए। तो मैंने वो पार्टीशन बनाया, वो मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो मॉड्यूल 1 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है मॉड्यूल 1। इसमें हमारी स्टार्टिंग यहां से होगी, सेंटेंस सिंथेसिस स्टेप 1 ये होगा। ठीक है, स्टेप 2 के बाद हम वर्ब पर जाएंगे, थोड़ा सा वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम टेंस पढ़ेंगे, फिर हम नरेशन करेंगे। या एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा, ये यहां से ऐसे होना था। फिर हम एक्टिव पैसिव करेंगे एंड देन वी विल डू नरेशन। इन सबको करने में टोटल 15 to 20 आवर्स आपके लगेंगे ही लगेंगे, ये आपको लगाने हैं। ये बहुत बेसिक है, अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, बस ये समझ लीजिएगा। अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा कि आपको ये ऐसे ही करना है। पहले मैं ये कराऊंगा, ये जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा ना, यही सीडीएस में 10 मार्क्स का आ जाता है। सीडीएस में, DSSB में, तुम्हारा एयरफोर्स में 2 से 3 मार्क्स का आ जाता है सिर्फ इन दोनों के कॉन्सेप्ट में से। ठीक है, और तुम्हारा नरेशन कराऊंगा, ये कराऊंगा, तुम्हारा ये नरेशन और एक्टिव पैसिव एयरफोर्स में आ जाता है। इन्हीं में से आपके एग्जाम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम का बहुत सारा पार्ट इस मॉड्यूल में से कंप्लीट हो जाएगा, बस ये ध्यान से करना है। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल 2 जिसमें ये आपके ग्रामेटिकल के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले जो चैप्टर है वो होंगे। नाउन होगा, नाउन की एक क्लास लेने के बाद हम करेंगे आर्टिकल, फर्स्ट क्लास नाउन की। मॉड्यूल 2 में सेकंड क्लास आर्टिकल की, और थर्ड क्लास फिर से हम नाउन की करेंगे, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं। जब तक इनके कोरिलेशंस को नहीं समझोगे, इनके लिंक्स को नहीं समझोगे बेटा, तब तक ग्रामर नहीं समझ आती। बहुत सारे बच्चे क्या मोस्टली बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हमें ग्रामर समझ नहीं आती, क्योंकि हम है ना चैप्टर रटते हैं, हम उनके आपसी रिलेशन को नहीं समझते। ठीक है, हमें उनके आपसी रिलेशन को समझना है। उसके बाद जब नाउन हो जाएगा तो हम करेंगे प्रोनाउन, और उसके बाद हम करेंगे एडजेक्टिव। टोटल 12 से 15 आवर्स का ये मॉड्यूल 2 रहेगा आपका। एंड देन मॉड्यूल 3 ये एक इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव करने के बाद ही ये सारी चीज, जब आप नाउन कर लोगे और एडजेक्टिव कर लोगे, इसी को हमें एक बार इसके साथ लिंक करके पढ़ना होगा, जिसमें हम 3 चैप्टर्स, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरेंड्स, ये तीनों चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखते रहिएगा। ये आपका इंडेक्स हो गया, पूरा का पूरा सेटअप हो गया। हमें ऐसे करना है, जब तक हम प्लान नहीं करेंगे हमें क्या करना है, कैसे करना है और कितने टाइम में करना है, 3 से 4 घंटे में करना है, या हमें 12 से 15 घंटे में करना है मॉड्यूल 2, या हमें मॉड्यूल 1 15 से 20 घंटे में करना है। जब तक ये चीजें हमारे पास प्लान नहीं होंगी ना, तब तक ना तो हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और ना ही हम समझ डेवलप कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात तो। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 3 से 4 घंटे का होगा। मॉड्यूल 4
ग्रामर को खत्म कर देगा, जो 8 से 10 घंटे का होगा, जिसमें कंजंक्शन हम पहले नंबर पे करेंगे, उस पे सेकंड नंबर पे हम एडवर्ब करेंगे और लास्ट में प्रेपोजिशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं, सीडीएस का एग्जाम हुआ, एनडीए का एग्जाम हुआ, एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप, बेटे प्रेपोजिशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीडीएस में 10 क्वेश्चन, एनडीए में कभी आ जाते कभी नहीं आते, एयरफोर्स में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अब आपको यह पता चल जाएगा किस चीज पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। समझ में आ गई मेरी बात सबको? इस इंडेक्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई इश्यू हो अभी तक कि भाई हम ये नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके लाइव चैट में या वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ये बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास है, डे 1 है हमारा डे 1 आज हम शुरू करेंगे और इसमें हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबने नाम सुना होगा ना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, prepositions, conjunctions and interjections। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके। सुमन गुड मॉर्निंग। यार मुझे विजिबल हो रहा है, अब तो वो हो गया, कोई बात नहीं नीतीश, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी, ग्रुप पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये विजिबल करने की चीज है, ये देखो, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हमें ये पढ़ने हैं, ठीक है। और हमें पढ़ना है कि हाउ टू फाइंड देम इन एनी सेंटेंस, इनको किसी सेंटेंस में कैसे फाइंड करेंगे, इनको किसी सेंटेंस में हम लोग कैसे ढूंढेंगे। यही क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी सेंटेंस को अंडरलाइन करके दे देते हैं, किसी भी वर्ड को एग्जाम में अंडरलाइन करके दे देते हैं कि ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा पार्ट होगा, एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, एडवर्ब होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीजें हमें करनी है, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ने हैं। किसी का कोई डाउट है तो भाई पूछ लो अभी मुझसे। सबसे पहली बात देखो, इस कबूतर से पूछते हैं, उनको किसी सेंटेंस में ढूंढा जाना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी सेंटेंस में ढूंढा जाना है तो माइंड में क्वेश्चन उठता है, गुड मॉर्निंग सर, कैन यू प्लीज मेक द पेन अ बिट डार्कर। काजोल वर्मा, इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ बिकॉज आई एम यूजिंग दैट पावर पॉइंट, उसमें ना पेन को डार्क करने का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास में हम उसका ऑप्शन देख लेंगे, हम उसको दूसरे सॉफ्टवेयर पे कर लेंगे। ये आज हमारा टेस्ट भी हो गया कि हमें पेन को डार्क करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो कबूतर अभी उड़ के आया था, ये हमें ये कह रहा था कि हमें सेंटेंस में पता करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो बेटा पहले तो हमें यही पता होना चाहिए सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। ये फिर निकल गया कबूतर। सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस होता क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर ना आज तक मुझे कभी सही मिला ही नहीं। आज तक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मिला कि आज तक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मिला सेंटेंस क्या होता है। उसके लिए हम ना एक एग्जांपल देखते हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए लिख देता हूं, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स
आर वॉचिंग दिस वीडियो। लिख देता हूं वरना नीतीश कहेगा सर दिख नहीं रहा। चलो चलो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का खेल बंद करो, पढ़ लो। सारे लग गए गुड मॉर्निंग पे। एक तो ये सेंटेंस है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। इस सेंटेंस में क्या है, एक ग्रुप है अरेंज्ड वर्ड्स का, इन वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज किया गया है। जो मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा है इसको भी लिख देता हूं, आर वॉचिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वीडियो दिस। इस सेंटेंस में भी सेम वर्ड्स हैं, इस सेंटेंस में भी सेम वर्ड्स हैं, लेकिन इस सेंटेंस में भी सेम वर्ड्स है बेटा, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। अब ठीक है, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है और इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है, सेंटेंस होता है, अगर हम ध्यान दें, सेंटेंस होता है अ सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ अरेंज्ड वर्ड्स। एक सेंटेंस एक ग्रुप होता है अरेंज्ड वर्ड्स का, ठीक है। अब ठीक है, अब प्रॉपरली विजिबल है, थोड़ा सा दिमाग चल गया। ठीक है, एक सेंटेंस होता है, एक ग्रुप होता है प्रॉपरली अरेंज्ड वर्ड्स का। बहुत सारे सेंटेंस आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं। ये कबूतर फिर उड़ गया। अब हमें यह देखना है कि हाउ टू डिफाइन द अरेंजमेंट, हाउ टू डिफाइन द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन एनी सेंटेंस। किसी सेंटेंस में, सेंटेंस को तो हमने कह दिया वो वर्ड्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, वो वर्ड्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा किसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, फोर्थ पे कौन सा आएगा, और जिसको हम पहले नंबर पे लगा रहे हैं उसको हम पहले नंबर पे ही क्यों लगा रहे हैं, उसको हम थर्ड नंबर पे क्यों नहीं लगा रहे। भाई इसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन है, जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं ना, तो वर्ब उसका बेस होती है। वर्ब इज द बेस ऑफ एनी सेंटेंस, वर्ब किसी सेंटेंस का बेस होती है, ये हमेशा याद रखना। अगर वर्ब नहीं आती आपको तो सेंटेंस नहीं बनेगा। वर्ब इज द बेस ऑफ एनी सेंटेंस। एक काम करो, एक कोई भी एक ऐसा सेंटेंस बनाओ, हिंदी में बना लो, इंग्लिश में बना लो, या पंजाबी में बना लो, उर्दू में बना लो, जितनी भी भाषाएं आपको आती है ना, उन भाषाओं में आप प्रयास करो, उसमें कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, कोई क्रिया नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस बनाने का आप प्रयास कीजिए, उसमें कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। कोई भी व्यक्ति हिंदी में कोई सेंटेंस या आपकी भाषा में कोई भी सेंटेंस चैट बॉक्स में एक बार लिख दे, तो मुझे भी देख के जरा सा मजा आए कि बिना वर्ब के आपने एक सेंटेंस बना दिया। किसी, देखो हमें दिखना है अरेंजमेंट, हमें डिफाइन करना है अरेंजमेंट कैसे निकालना है। तो अरेंजमेंट निकालना है तो एक बेस बनाना पड़ेगा ना, कोई ना कोई बेस तो बनेगा। जिसने भी ये माइक बनाया होगा उसने पहले इसका बेस तैयार किया होगा, उसके चारों तरफ चीजें अरेंज की होंगी, है ना। तो वर्ब किसी सेंटेंस का बेस है, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है,
अब वर्ब का हिंदी मीनिंग, वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है काम, और हिंदी ग्रामर में इसका मीनिंग होता है क्रिया। ठीक है, वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है काम और हिंदी ग्रामर में इसका मीनिंग होता है क्रिया। इम्पॉसिबल, बहुत बढ़िया सुमन लोरवाल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है बेटा, बहुत बढ़िया। रिप्लाई करते रहिए, चाहे मैं थोड़ा सा आगे निकल जाऊं, आप रिप्लाई करते रहिएगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं है मोहित, बहुत बढ़िया नीतीश, नहीं है पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है बेटा तो हम ये चीजें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वर्ब का हिंदी मीनिंग काम है। अब जिस भी किसी सेंटेंस में काम होगा, जिस भी किसी सेंटेंस में क्रिया होगी, उसी सेंटेंस में काम को करने वाला भी होगा, क्रिया को करने वाला भी होगा। जैसे देखते हैं, उसी सेंटेंस में जिसमें हिंदी वर्ब का हिंदी मीनिंग था काम या क्रिया, काम या क्रिया, उसी सेंटेंस में उसी क्रिया को करने वाला भी होगा। क्रिया को करने वाला भी होगा, उसको बेटा ग्रामेटिकल टर्म्स में कहा जाता है सब्जेक्ट। ये दो वर्ड से मिलकर बनता है सब प्लस जेक्ट। सब का मतलब ऑल, जेक्ट का मतलब टू रूल, दैट इज अ वर्ड दैट रूल्स एवरी अदर वर्ड इन द सेंटेंस। एक ऐसा वर्ड जो बाकी सभी वर्ड्स पर रूल करता है सेंटेंस में, उसे सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि सुमन इज टाइपिंग अ मैसेज। सुमन इज टाइपिंग अ मैसेज। इस सेंटेंस में बेटा सबसे पहले तो एक वर्ब होगी, वो वर्ब क्या है, इज टाइपिंग। अब इसमें इज क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, और टाइपिंग क्या होगी, मेन वर्ब होगी। बेसिकली दोनों है तो वर्ब ही, हेल्पिंग है मेन है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, है तो दोनों वर्ब ही, है तो दोनों वर्ब ही ना। सुमन इज टाइपिंग अ मैसेज, सुमन में इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, टाइपिंग मेन वर्ब है। कौन टाइप कर रहा है, मैंने एक क्वेश्चन पुट किया बेटा, ये जो वर्ब है ना इज टाइपिंग, इसको तो उठा लिया, ठीक है, इसको उठा लिया और एक क्वेश्चन पुट कर दिया, हु इज टाइपिंग। कौन टाइप कर रहा है, हु इज टाइपिंग, मुझे आंसर मिलेगा सुमन। सुमन क्या है, इस सेंटेंस का डूअर है, इसी को सब्जेक्ट कहा जाएगा। सुमन को ही सब्जेक्ट कहोगे, इस सेंटेंस में इस वर्ब का सब्जेक्ट सुमन को कहा जाएगा, इस सेंटेंस में इस वर्ब का सब्जेक्ट सुमन को कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बातें जो आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनको समझ में आ रही हैं, और जो पहले इस क्लास को देख चुके हैं, जो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको अच्छा लग रहा होगा, चीजें रिवाइज हो रही हैं। और बेटा ये मैं बता दूं, एग्जाम का जो पैटर्न है, अगर जो प्लान मैं बना रहा हूं उससे चलोगे, तुम्हारा इंग्लिश की वजह से एग्जाम फेल नहीं होगा, ये बात ध्यान रहे सबको। कभी इंग्लिश की वजह से एग्जाम फेल नहीं होगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे 9:30 से 10:30 आपको क्लास देखनी है, ठीक है। अब अगर सुमन टाइप कर रही है, सोचो अगर सुमन टाइप कर रही है तो कुछ ना कुछ टाइप भी तो हो रहा है। अगर सुमन टाइप कर रही है, मैं पेन का कलर बदल लेता हूं ना, चीजें सतरंगी पेन कर लेते हैं हम ना। चलो ये कर रहा है। अगर सुमन टाइप कर रही है तो मैसेज टाइप हो रहा है। अब इसी वर्ब से मैं ये पूछ लूं, सुमन इज टाइपिंग व्हाट, सुमन इज टाइपिंग व्हाट। अगर सुमन टाइप कर रही है तो मैसेज टाइप हो रहा है। बेटे इसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी को रिसीवर ऑफ द वर्ब कहते हैं, जिसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई। अगर वर्ब से पहले हु रख लोगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, अगर वर्ब के बाद व्हाट रख लोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सेंटेंस आया, सनी वॉक मी अप। वॉक का मतलब जगाना, वॉक का मतलब हो गया जगाना, ठीक है। सनी वॉक मी अप, वॉक का मतलब जगाना, किसने जगाया, हु वॉक।
क्वेश्चन पुट करते जाओ। हु वॉक, किसने जगाया, आंसर मिलेगा सनी ने जगाया, तो सनी क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सनी ने जगाया तो जागा कौन, सनी वॉक हुम, हुम पुट कर दो, जागा मैं क्या हो जाऊंगा, ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा। समझ में आ रही है मेरी बात, सबको समझ में आ रही है ना, ठीक है। माई फादर बॉट अ न्यू बाइक ऑन हिज बर्थडे, मैं सारे सेंटेंस एक साथ ले लेता हूं। ऑल द सोल्जर्स गॉट मेडल्स, चलिए हम इन सारों को एक साथ कर लेते हैं। अब इन सब में देखते हैं, बॉट वर्ब होगी, बॉट माने खरीदना, किसने खरीदा, हु बॉट, पप्पा ने खरीदा, पप्पा क्या होंगे, सब्जेक्ट डूअर। क्या खरीदा, फादर बॉट व्हाट, बाइक, बाइक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बाइक हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यहां तक ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद ऑल द सोल्जर्स गॉट मेडल्स, गॉट वर्ब होगी, गॉट वर्ब होगी, मिलना, हु गॉट, मैंने क्वेश्चन पुट किया, हु गॉट व्हाट, हु का आंसर मिलेगा मुझे सोल्जर्स, और व्हाट का आंसर मिलेगा मुझे मेडल्स। हु का जो आंसर होगा सोल्जर्स बेटा होगा सब्जेक्ट, और व्हाट का आंसर होगा बेटा ऑब्जेक्ट। यानी कि एक बात तो यहां पे क्लियर है, वर्ब से सीधा सीधा लिंक्ड होते हैं कौन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब से सीधा सीधा लिंक्ड होते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसी को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, इसी को किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसी को बेसिक सब्जेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, मेहनत देख रहे हो मेरी, अब तुम भी मेहनत कर लेना। रिसीवर ऑफ वर्ब, इसके बारे में अभी हमने बात की थी, इसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। इसके बारे में अभी हमने बात की थी, इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसमें भी मैंने तीनों सेंटेंस लेके आया हूं, पप्पा वाला, रिसीवर कौन, मी, बाइक एंड मेडल्स, ये तीनों वर्ड्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो इसको मैं अभी ग्रीन में कर रहा हूं, अगर दिखाई देगा तो देखते हैं, नहीं मैं इसमें कर देता हूं, सनी, फादर एंड सोल्जर्स, ये तीनों है सब्जेक्ट। जो ब्लू में पर्पल में दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट्स, और जो रेड से अंडरलाइन है दैट इज दोज आर ऑब्जेक्ट्स। और इन्हीं दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये नेम भी है। सब्जेक्ट सोल्जर्स भी किसी डिपार्टमेंट का नाम है, फादर किसी रिलेशनशिप का नाम है, सनी किसी व्यक्ति का नाम है, सनी किसी व्यक्ति का नाम है, मी नाम के लिए यूज हुआ है, बाइक एक व्हीकल को बोला जाता है, मेडल्स एक वो इनाम होता है ना गले में पहनने वाला, उनको बोला जाता है। समझने पे ध्यान दो नीतीश, इसी वीडियो को दोबारा चलाना, इसी लिंक से दोबारा चल जाएगी, तब बेशक नोट्स बना लेना। अभी समझने पे ध्यान दो बेटा, अभी समझने पे ध्यान दो। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली जो पहली स्लाइड थी उसमें लिखा था मैंने, पहले नंबर पे नाउन, दूसरे नंबर पे प्रोनाउन, तीसरे नंबर पे वर्ब। वर्ब से सारा खेल शुरू किया, पहले नंबर वाली बात पे आ जाओ। पहले नंबर पे नेम्स, नेम्स को ही ग्रामेटिकल टर्म्स में नाउन्स कहा जाता है।
ये जो सब्जेक्ट होता है ना बेटा, ये एक नाउन होता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा, ये एक नाउन होता है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये बात हमने सिद्ध कर ली। उसके बाद वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? देखो, कोई भी वर्ब ली, सॉरी, कोई भी वर्ब ली, पहले सेंटेंस में पहला स्टेप वर्ब निकाली, दूसरा स्टेप हु वर्ब, आंसर मिलेगा सब्जेक्ट, तीसरा स्टेप वर्ब व्हाट या whom, आंसर मिलेगा ऑब्जेक्ट। यही अभी तक हम कर रहे थे, ये जो चैट बॉक्स में बेटा कोई भी अननोन लिंक आ रहे हैं, इनको क्लिक मत करना। आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है या फिर आपके कंप्यूटर का डाटा हैक किया जा सकता है। ये पब्लिक स्ट्रीमिंग है तो कोई भी कुछ भी टाइप कर सकता है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन आप कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में वायरस आ सकता है या उसका पूरा डाटा हैक किया जा सकता है, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स निकाली जा सकती हैं। आपको लगेगा कुछ अद्भुत चीज होगी मनोरंजन वाली, ओपन करोगे और आपके हाथ धप्पा और हो जाएगी। ठीक है। और एक और लाइन हमने सीखी, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज नाउन्स। सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज नाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं। या फिर अगर हम पॉइंट वाइज इस पूरी कहानी को लिखे तो क्या लिखेंगे? वर्ब इज द बेस ऑफ एनी सेंटेंस। वर्ब किसी भी सेंटेंस का बेस होती है। सेकंड में, अ वर्ब ऑलवेज रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट। एक वर्ब का हमेशा एक सब्जेक्ट होगा, यही होगा। फिर हमने देखा द रिसीवर ऑफ वर्ब, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, एक व्हाट का आंसर और एक whom का आंसर। whom का आंसर क्या होगा? ह्यूमन हो जाएगा, और व्हाट का आंसर नॉन ह्यूमन हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक। और एक लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज नाउन्स। यहां पे फुल स्टॉप नहीं लगा रहा क्योंकि एक वर्ड और आएगा आगे। यहां तक की बात, मेरी बात सबको समझ में आई? यहां तक का जो मैंने पढ़ाया वो सबको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं फिर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में, चैट सेक्शन में टाइप करके बताओ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है। तभी तो आगे की बात पढ़ पाएंगे। नहीं? क्या कहते हो? सही कह रहा हूं मैं?
बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा है। बस समझ में आना ही उद्देश्य है ना। अगली चीज जो हमें समझनी है, देखो हम कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और चीजें को और आगे तक बढ़ा सकते हैं। वैसे कितना ही बढ़ा लो, जितने एग्जाम्पल लेते जाओगे उतना अच्छा है। चीजें एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएंगी। डेफिनेशंस को तो एक काम करो, वो डेफिनेशन वाली जो किताब होती है ना, उसको ऐसे बांधो और किसी समुद्र में पत्थर बांध के फेंक देना। डेफिनेशंस काम नहीं आएंगे, कोई नहीं पेपर में डेफिनेशंस पूछ रहा, एग्जाम्पल्स काम आएंगे। मैंने कहा कि इंडिया won वर्ल्ड कप इन 1983। इंडिया वॉन वर्ल्ड कप इन 1983। अगर इस सेंटेंस में हम डिवीजन करने लगे तो वॉन होगा वर्ब, हु वॉन कौन जीता, इंडिया जीता, बेटा सब्जेक्ट होगा। अगर ये सब्जेक्ट होगा, अगर ये सब्जेक्ट है और इंडिया किसी कंट्री का नाम भी है तो नाउन भी है। यही कहा था मैंने, सब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं, दोनों लिंक है। ठीक है, इंडिया वॉन व्हाट, इंडिया ने क्या जीता। अगर इंडिया ने कुछ जीता है तो कुछ ना कुछ जीता भी गया है। इंडिया ने क्या जीता, इंडिया वॉन व्हाट, इंडिया वॉन वर्ल्ड कप। ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और देखो ये भी नाउन होगा। तो अगर एग्जाम में कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करके ये पूछता है कि ये नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, तो यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन ये कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। इन कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ब्यूटीफुल कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सिर्फ नाम ही सब्जेक्ट बनेगा, बाकी चीजें सब्जेक्ट नहीं बन सकती। चीजें समझ आ रही हैं? और एग्जाम्पल ले लो। चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1965। अटैक्ड ऑन करके कोई वर्ड लगा देते हैं बहुत सारे लोग। यहां पे एक ध्यान देना, नोट करके डाल लेना, अटैक ऑन। कोई वर्ड नहीं होता, अटैक ऑन कोई वर्ड नहीं होता, सिर्फ अटैक रहता है। वर्ब, हु अटैक्ड, किसने अटैक किया, चाइना ने। सब्जेक्ट, और जहां तक मुझे लग रहा है सब्जेक्ट है तो ये साथ साथ फिर क्या होगा, नाउन होगा। इंडिया, चाइना अटैक्ड हुम, चाइना ने किस पर अटैक किया, चाइना अटैक्ड इंडिया। ये क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है तो बेटा ये नाउन भी होगा। लेकिन ये तो हमने सीख लिया। मान लो एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर का मन कर रहा है तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का, ठीक है। उसने क्या किया, उसने तुमसे यह कहा कि जिसको ये हाईलाइट कर दिया, जिसको ये हाईलाइट कर दिया, ये ग्रामर में क्या होता है इसके बारे में बताओ। जिसको हाईलाइट कर दिया ये ग्रामर में क्या होता है इसके बारे में बताओ। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया ये कि ये क्या होता है। ये ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, क्योंकि ये ना तो सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये ना तो सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है। ये तो कुछ भी नहीं है ना। बट सेंटेंस में तो कुछ ना कुछ ये भी होगा। सेंटेंस में तो कुछ ना कुछ ये भी होगा या नहीं होगा। अब ये क्या होगा देखते हैं। मान लो बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है इन इन 1965, सिर्फ इतना लिखा है। इसका मतलब है 1965 में, यानी कि a group of words that has a meaning, जिसका कोई ना कोई मीनिंग है।
मीनिंग तो है ये रहा 1965 में, और ये ग्रुप है, एक दो दो वर्ड्स है जिसमें जिसका कोई मीनिंग भी है, ठीक है। ये ग्रुप भी है और इसका कोई ना कोई मीनिंग भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ मीनिंग। बट अगर ध्यान दोगे तो मीनिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट a verb, its subject and object। अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं, अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं कि चाइना अटैक्ड इंडिया, अगर मैं ये जोड़ देता हूं तो मीनिंग कंप्लीट हो गया। तो वो मीनिंग कंप्लीट है, क्यों? अभी मैंने इसमें क्या जोड़ दिया? अभी मैंने इसमें वर्ब जोड़ दिया, सब्जेक्ट जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। यही हुआ ना, मैंने इसमें सब्जेक्ट जोड़ दिया, वर्ब जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, तो इसका मीनिंग है। अगर मैं इसी को जो हटा देता हूं, कहां गया? गया वो तो, कोई नहीं, दोबारा लिख देंगे हम। ये था ना, चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1965। हमने देखा था ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हम बात कर रहे थे और इसके बारे में हम देख रहे थे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has some meaning, but the meaning is incomplete without subject, verb and object। इसके बारे में हमने ये लिखा था, ठीक है। अब एक और चीज देखना जो हमने बचपन में सीखी थी, सुना होगा कभी सबने, एक वर्ड सुना होगा PHRASE। ये दो वर्ड से मिलकर बनता है बेटा, एक तो PH और एक ERASE, इरेज, मिटाना। PH आप सबने 10th में देखा होगा, PH ऑफ एसिड, PH ऑफ बेस, PH ऑफ सॉल्ट, एसिड। पीएच ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है? बेसिक वैल्यू ऑफ एसिड। बेटा पीएच का मतलब होता है मूल मान, बेसिक वैल्यू, बेसिक स्ट्रक्चर। और इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर तो यही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा जो बचेगा उसको फ्रेज कहा जाएगा। ये डेफिनेशन है, ये नोट कर लो सभी, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना बाद में, या यही वीडियो दोबारा देखना और नोट करना। चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं? शाम को 5 बजे वोकैब की क्लास होगी जिसमें आज हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके लिए हम RS अग्रवाल की बुक है उसको फॉलो करेंगे, उसके इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे हैं। हालांकि हम डेली कुछ नया करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज यू ही शी कैन आस्क। किसी को कोई डाउट हो तो ही शी कैन आस्क।
एक अभी हम सेंटेंस लिख रहे थे थोड़ी देर पहले, माय फादर bought a new bike on his birthday. My father bought a new bike on his birthday. इस सेंटेंस में अगर अब डिवीजन करना शुरू करें तो बॉट क्या होगा? वर्ब। माय फादर क्या होगा? सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट होगा बेटा तो ये साथ साथ लिखना, अगर ये सब्जेक्ट होगा तो ये क्या है? नाउन है। ये चीजें स्किप मत करना, ये चीजें स्किप नहीं करनी है नीतीश। जय हिंद बेटा, स्किप नहीं होनी चाहिए। बस क्या खरीदा पप्पा ने? एक बाइक खरीदी, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या होगा? नाउन होगा। अब जो बचा, ऑन हिज बर्थडे, ये क्या होगा? फ्रेज। और सेंटेंस देख लो, many students fill application forms for गवर्नमेंट जॉब्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें भी डिवीजन करके देख लो, फिल वर्ब होगा, मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या होगा? सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट है तो बेटा साथ साथ क्या लिखना है हमें? क्या होगा ये? नाउन। नाउन होगा, ठीक है। क्या फिल करते हैं वो? मैनी स्टूडेंट्स फिल व्हाट? एप्लीकेशन फॉर्म। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा बेटा तो अगेन ये क्या होगा? नाउन होगा। फिर जो बचा, फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, ये क्या होगा आपका? अब एग्जाम में आपको इसको अंडरलाइन करके दे दे और ऑप्शन में दे दे फ्रेज, तो आप फ्रेज आसानी से बता पाएंगे। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बेहिचक पूछ ले। बेटा एक बात बता दूं, जो मॉड्यूल 1 है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। इसलिए उसमें सबसे ज्यादा 20-22 घंटे लगेंगे, 15 से 20 घंटे उसी में लगेंगे मॉड्यूल 1 में। और उसमें भी मॉड्यूल 1 में भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो ये जो आज करवाया है और जो मंडे को करवाऊंगा वो क्योंकि आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होनी है। आज आपकी दूसरी क्लास शाम को 5 से 6 वोकैब्स की होगी। मैनी होगा सूर्यदीप एजेक्टिव। हालांकि ये मैं अगली क्लास में बताने वाला हूं बेटा ये क्या होगा, वैसे अभी बता देता हूं, इसको एजेक्टिव कहा जाएगा। लेट कहां बेटे मंजी, तू तो लास्ट में आया है क्लास के। घर में बैठे बैठे भी अगर तबीयत खराब हो रही है और क्लास स्किप करनी पड़ रही है तो बेटा फिर पढ़ाई नहीं होती। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो इस वीडियो को देखे और डिसाइड करें अगर कुछ अच्छा कंटेंट है और एग्जाम के लिए अच्छा कंटेंट है जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा तो यार चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हर मंडे से फ्राइडे 9 से
सॉरी 9:30 से 10:30 मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, जब तक लॉकडाउन है तब तक नहीं, ये हमेशा चलता रहेगा। अब 9:30 से 10:30 ग्रामर और 5 से 6 वो कैब, ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग की भी लगाएंगे, डोंट वरी, सबकी क्लासेस लगेंगी। तो जुड़ते रहिए, कंटेंट देखिए। आपके जो DSSB TGT का एग्जाम देना चाहते हैं, CDS का, NDA का एग्जाम देना चाहते हैं, वो लोग जरूर आए, समझे। एयरफोर्स का एग्जाम, इंग्लिश अगर आपके एग्जाम का पार्ट है तो इस चैनल से जरूर जुड़िए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम पास कर सके। मैंने खुद पास किए हैं, तभी बता रहा हूं, और इसी पैटर्न से मैंने पास किए हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी पैटर्न से मैंने खुद भी पढ़ा है और पास भी किए हैं एग्जाम्स, और आपके भी हो जाएंगे, बशर्ते कंटिन्यूटी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप हमेशा बना कर रखें। अगर कंटिन्यूटी नहीं बनेगी तो चीजें नहीं जुड़ पाएंगी, चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी। ठीक है, कंटिन्यूटी बना कर रखें। चलिए, फिर आज की अभी की मॉर्निंग वाली क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया गया है। उसमें आपको PDF वोकैब जो पढ़ाए जाएंगे उनकी PDF, आने वाले एग्जाम के नोटिफिकेशंस, उनके लिंक्स, कहाँ से अप्लाई करना है,